में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज तो ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। बेसिकली हमें थोड़ा सा इसमें कवर करना है सेमीकंडक्टर, जो कि काफी कम है। और मेन जो चैप्टर शुरू होगा आज से, ठीक है, वो आपका वही सॉल्यूशन चैप्टर शुरू होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। याशिका, अर्पित एंड महराज। नो डाउट सर। इसके आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। पता है आप लोगों को कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में? यस सर। तो यहाँ पे एकदम ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की जब बात करेंगे हम लोग, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होता है तीन टाइप का होता है। एक जो होता है आपका, एक तो आपका आ जाता है कंडक्टर, दूसरा आ जाता है इंसुलेटर, और तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। राइट? कंडक्टर्स, फिर आ जाएगा आपके पास इंसुलेटर्स, और फिर आ जाएगा आपके पास सेमीकंडक्टर्स। और इस सेमीकंडक्टर पे पूरा चैप्टर है आप लोगों का, लॉजिक गेट वगैरह का, फिजिक्स में सेकेंड बुक में। ठीक है, तो हमें ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी के बारे में जो पढ़ना है वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर ले तो आपको पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो इजिली फ्लो करता है कंडक्टर से। इंसुलेटर से क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं छोटा सा पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ, AMT का मतलब अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इजीली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा बात करें, एग्जांपल ले तो ये कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे जो होंगे आपके कंडक्टर्स होंगे। वहीं पे इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर डज नॉट अलाउ टू फ्लो करंट, और यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ, ये आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, बस फटाफट लिखते जाइए, फ्लो ऑफ करंट। एग्जाम्पल ले ले तो वुड वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें के अंदर से फ्लो नहीं करता। वहीं पे सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होता है। मतलब कंडक्ट करता भी है और नहीं भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में होता है। एग्जाम्पल ले तो जनरली यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्सेट्रा, जर्मेनियम जी। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर हम, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी का मतलब टेम्परेचर है। यहाँ पे टी जो कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट जीरो पे होगा तो कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी वो भी जीरो होता है, कंडक्टिविटी इज जीरो। इस बात को ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होगा वो आपका जीरो होगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases conductivity also increases। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सेमीकंडक्टर को ही बताना था मुझे, तो इसको कंडक्टर और इंसुलेटर को भी थोड़ा सा बता दिया मैं। ठीक है, ताकि आप लोग कनेक्ट करके इजिली समझ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे, और फिर अपना यहाँ सर पे चैप्टर होगा कंप्लीट। यस, सेमीकंडक्टर समझ नहीं आया। सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए मेटल, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का नाम सुना आपने? यस सर। तो मेटलॉइड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखता है। इस एक तरीके से ऐसे ही समझते हैं ना। तो कंडक्टर पता है आपको और इंसुलेटर पता है आपको,
यस तो सर। उसके बीच का जो होता है, जो उसके बीच का प्रॉपर्टीज शो करता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। बात समझ में आया? सर बट इसमें मिक्स कैसे हो सकता है सर, क्योंकि कंडक्टर कंडक्ट करता है और इंसुलेटर नहीं करता, तो सर इसका वो क्या बनेगा मिक्स प्रॉपर्टी? मैं समझा नहीं, क्या मिक्स कराया आपने? आप बोल रहे थे ना कि इस दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स करके इसकी नहीं प्रॉपर्टीज नहीं बनेगी। नहीं, मिक्स करके नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेटल है, ठीक है, फिर नॉन मेटल है, उसके बाद आपने एक और नाम सुना है कि मेटलॉइड, यस राइट? तो ये मेटल क्या करता है? मेटल का एक अलग ही प्रॉपर्टी होता है जिससे हमें पता है कि ये मेटल है। यस सर। नॉन मेटल का एक अलग ही प्रॉपर्टी होता है जिससे पता है कि नॉन मेटल है। अब ये जो मेटलॉइड होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करता है, कुछ मेटल का शो करता है, तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आएगा, यस सर। यस सर। तो इसे मेटलॉइड कहेंगे। इन द सेम वे अगर कंडक्टिविटी के टर्म में हम बात करें तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर, ये एकदम अलग अलग वो हो गया। कंडक्टर्स का मतलब फ्लो करेगा करंट, और इंसुलेटर का मतलब फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आई? यस सर। अब ये सेमी कंडक्टर, सेमी, सेमी का मतलब क्या है? आधा कंडक्टर है, यानी आधा कंडक्टर नहीं है, यस सर। ठीक है, यानी ये कंडक्ट करेगा भी और नहीं भी करेगा। तो यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया कि T इक्वल्स टू जीरो पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब जीरो होगा तो कंडक्टिविटी जीरो होगा, यानी कंडक्ट करेगा ही नहीं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। ये बात है, सिंपल सी बात, ठीक है। इस पे पूरा चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, फिजिक्स में, वहां पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हो गया ये? ये आप लोगों का हो जाए तो बताइएगा, याशिका, महराज एंड अर्पित। डन सर। Done everyone. Yashika and Mehraj. Mehraj, do you have any problem in this? नो। Okay. याशिका, स्लाइड चेंज करो। यस सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होता है ना, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एससी का मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब ये, इसमें कुछ मिलावट नहीं होता है, इसमें कुछ मिलाते नहीं हम लोग। प्योर सेमीकंडक्टर, एग्जाम्पल भी ऐसे ही लिख देंगे, प्योर सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ऐसे ऐसे ऐसे, इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, एक और सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, फिर नीचे एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, फिर ये सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, फिर ये सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरीके से। अब ये ऐसे ऐसे खाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है आपका कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब इसको एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया आपने, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इसका इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन के पास जैसे एनर्जी मिलेगा वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा। तो करंट को आपने क्लास 10th में ऐसे डिफाइन किया होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा।
तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है बेसिकली, या कंडक्टिविटी कह लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया यानी हीट एनर्जी दिया जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या हीट एनर्जी दिया तो वो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, यानी फ्लो करना शुरू करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात समझ में आई? Yes. इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे जो कि इम्प्योर होता है और दो टाइप का होता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक प्योर और एक इम्प्योर। इम्प्योर में क्या होता है, डोप करते हैं हम लोग, कोई और एलिमेंट उसमें मिलाते हैं फ्रॉम अ पार्टिकुलर ग्रुप। अर्पित ये हो जाए तो बताइएगा। सर इसमें थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने पूरा नहीं लिखा, इंक्रीजेस। डन याशिका, महराज? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होता है ये? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें कुछ चीजें डोप करते हैं हम अलग से, मतलब उसमें डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एससी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये कंडक्ट करता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा होता है, अभी क्लियर हो जाएगा, ये लिख के रहा हूं, एक जो होता है आपका एन टाइप होता है, एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इससे पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताइए। तो मैं थोड़ा सा ये लिख लिया आप लोगों ने, पी टाइप और एन टाइप। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो बेसिकली एग्जांपल हम सिलिकॉन का ही लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिलिकॉन का एक प्योर सेमीकंडक्टर है अपने पास, ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है। अभी ये प्योर है, तो प्योर है तो ये आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप एक प्योर सेमीकंडक्टर में, एक प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स तो पता है ना आपको, ग्रुप 13 एलिमेंट्स पता है ना आप लोगों को, मैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये टीएल है, टीएच नहीं, ये टीएल है। तो जब भी एक प्योर सेमीकंडक्टर में आप कोई एक एलिमेंट फ्रॉम 13th ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम 13th ग्रुप आपने अगर इसमें डोप कर दिया, ठीक है, अगर एलिमेंट फ्रॉम 13th ग्रुप आपने इसमें डोप कर दिया तो वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 13th ग्रुप में ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इंडियम लिया मैंने, अब इंडियम दिया मैंने, यहाँ पे लगाया, तो इंडियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा कि नहीं ये? यस और नो? 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना? यस बताइए भाई, 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ यस पे
ये होल हो गया, इसको हम लोग होल भी कहते हैं या फिर पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। मतलब ये कि यहाँ पे एक इसके पास खाली जगह रह गया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे यहाँ पे कंडक्ट करता है। यहाँ पे कंडक्शन बहुत ही आसान होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। अब ये ऐसे ही ऐसे मूव करता रहता है, इधर उधर मूव करते रहता है, जिससे बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, ठीक है। और जहां भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है वहां पे कंडक्शन कंडक्शन शुरू हो जाता है, कंडक्टिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 एलिमेंट आपने इसमें लगाया, ग्रुप 13 एलिमेंट को इसमें डोप किया, इसमें ऐड किया, तो उसे पी टाइप कहेंगे। और अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स को अगर आपने डोप किया एक प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ग्रुप 15 एलिमेंट कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक प्योर सेमीकंडक्टर ले रहा हूं मैं, ये वाला प्योर हो गया आपके पास, ये प्योर हो गया आपके पास, ये रहा आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमें ग्रुप 15 एलिमेंट को कोई किसी को डोप करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिलिकॉन को हटाया और यहाँ पे आर्सेनिक को डाल दिया। अब आपको पता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कौन बताएगा? अर्पित। 5। 5 होते हैं। तो 4 बॉन्ड बना लिया तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया कि नहीं इसके पास? यस चार सर। बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो ये मूव करेगा कि नहीं? और जब ये मूव करेगा तो ये आपका क्या करेगा? कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, डोप करते हैं हम लोग, बेसिकली क्या करते हैं? डोप करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पी टाइप, एक एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग विथ ग्रुप 13। ग्रुप 13 एलिमेंट को अगर डोप कर दिया प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर भी या होल वगैरह बोलते हैं। और अगर डोपिंग विथ ग्रुप 15 कर दिया आपने, ग्रुप 15, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस तो सर। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब ऐड करना, किसी चीज को हटा के आपने डोप कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास साफ सुथरा गंदा कर दीजिए। डोप का मतलब समझ में आया याशिका? यस सर। हाँ। यहाँ पे डोपिंग कैसे हो रहा है? एक सिलिकॉन को हटाया और कोई चीज ऐड कर दिया उसमें, डोप कर, ठीक है। कमिंग वीकेंड इस चैप्टर का आप लोगों का वो होगा टेस्ट, संडे में। डन।
अर्पित हो गया? Yes, वेरी sir. गुड। याशिका, महराज, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं, कमिंग संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट का, पूरे सॉलिड स्टेट, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव होगा आप लोगों का, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी हो, लेकिन सब्जेक्टिव होगा ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. ओके, कितने मार्क्स का होगा? चलिए, पूरा चैप्टर होगा अभी, मतलब मार्क्स 50 मार्क्स तक का समझ के चलिए, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो लेट्स गो फॉर अनदर चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से शायद आप लोगों के बोर्ड में आने वाला है इस बार, एंड दैट इज बेसिकली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर। आप लोगों के स्कूल में यहीं से शुरू हुआ होगा आई थिंक। Yes, sir. याशिका, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी स्कूल में? और एक चीज और, आप लोग, हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है याशिका? सर पहले हमने हैलोअल्कीन्स एंड हैलोअरीन्स पढ़ा और फिर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स कर रहे हैं अब अच्छा, लास्ट मतलब स्टेज। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चल रहा है आपके में? यस सर, अब एक आध क्लास बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके। एक चीज और अपडेट करना चाहता हूँ, जब भी आप लोगों का पेपर हो उससे पहले जरूर इन्फॉर्म करिएगा। अभी इस महीने किसी का यूनिट टेस्ट वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, वेकेशन के बाद होगा। अच्छा अच्छा, चलिए फिर, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो एक चीज तो आप लोगों को तय है कि सॉल्यूशन के बारे में पता है थोड़ा बहुत, कि जब हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करते हैं तो अपने को मिलता है सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है या नहीं? बताते जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए ताकि अच्छा लगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो सॉल्यूट होता है जनरली लेसर इन अमाउंट होता है, लेसर इन क्वांटिटी, और आपका ये जो सॉल्वेंट होता है ये ग्रेटर इन क्वांटिटी होता है, ग्रेटर इन क्वांटिटी। तो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो क्वांटिटी में कम हो वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। जैसे मान लीजिए सॉल्ट प्लस वाटर जो होगा, ठीक है, तो ये एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। शुगर प्लस वाटर होगा, शुगर प्लस वाटर होगा, तो भी ये क्या बन गया आपके पास, शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें पहचानना बहुत ही आसान है कि कौन सा शुगर है, कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो ये आपका सॉल्ट और शुगर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और यहाँ पे जो वाटर है वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। होगा या नहीं? यस सर। इस इनकेस अगर क्वांटिटी सेम दे देता है, इनकेस अगर क्वांटिटी सेम दे देता है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम पहचानते कैसे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। हमेशा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो होगा ना वो सॉल्वेंट का ही फिजिकल स्टेट होगा। मतलब ये कि अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कुछ ऐसा, मैंने तो क्वांटिटी पे आप लोगों को बता दिया कि कौन सा सॉलिड होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। अब मैंने मान लीजिए 50 केजी वाटर, सॉरी 50 केजी शुगर, और यहाँ पे मैंने ले लिया 50 केजी, 50 केजी और 50 केजी के आसपास वाटर ले लिया, H2O ले लिया। अब यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन या फिर कुछ भी बनेगा
उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये लिक्विड होगा और ये सॉलिड होगा कि नहीं, बताइए। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड होगा। तो बेसिकली इस तरीके से भी पहचाना जाता है कि जो भी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा उसी को वैसा ही स्टेट आपका सॉल्यूशन का भी होगा। यहाँ भी देखिए, सॉल्ट का सॉलिड होगा, इसका लिक्विड होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन लिक्विड होगा। यहाँ पे शुगर का सॉलिड होगा, वाटर का लिक्विड होगा, और सॉल्यूशन का लिक्विड होगा। तो बेसिकली सॉल्वेंट का जो भी फिजिकल स्टेट होगा वैसा ही आपका सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट होगा। इज दैट क्लियर सर एवरीवन? सॉल्यूशन का तो हाँ, फिजिकल स्टेट लिक्विड ही रहेगा ना? लिक्विड और भी तो बहुत सारे टाइप्स के होंगे। मान लीजिए गैस वगैरह भी आ जाएगा, गैस गैस को मिला के। अच्छा, ओके ओके सर, ठीक। समझ गए? ठीक है। यस सर। तो ये बात कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि सॉल्यूशन का जो भी फिजिकल स्टेट होगा वो सॉल्वेंट जैसा ही होगा। यानी कभी अगर क्वांटिटी पे क्वेश्चन पूछता है, क्वांटिटी सेम देके, तो आप सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट देखिए और इन दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट देखिए, जो सेम दिख रहा है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो डिफरेंट दिख रहा है वो सॉल्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आया? लिख लिया आप लोगों ने? हो गया? अर्पित हो गया? सर एक सेकंड। डन। डन एवरीवन? यस सर। याशिका? ओके। अब देखिए, अपने जो सिलेबस में है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। अपने सिलेबस में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है a solution which has only two component, a solution which has only
टू कंपोनेंट्स। तो जिसके पास दो कंपोनेंट होता है जिस सॉल्यूशन के पास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और यही अपने को टर्शियरी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन वगैरह नहीं पढ़ना, अपने को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये अपने पास सिलेबस में है। इसके बाद अपने पास आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है क्लास 11th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म का अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो यहाँ पे आएगा वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, ये लिखते जाइए मेरे साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो लिस्ट है, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। एक एक करके इसको पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और इसमें कितना पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन सा पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। सब कुछ। सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, अर्पित? यस सर, सर 11th में वेरी पढ़ाया गुड, था। ओके। व्हाट अबाउट यू, याशिका एंड महराज? सर मैंने नॉर्मेलिटी और पीपीएम नहीं पढ़ा। ओके, महराज? महराज नहीं, ठीक है। तो मैं क्या डायरेक्ट एक मोल फ्रैक्शन मोलारिटी पे मैं कुछ क्वेश्चन दे के पूछ लूं, या फिर डायरेक्ट पूरा स्टार्टिंग से बताऊं? ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर अभी। ओके, प्लीज राइट इट एंड लेट मी नो व्हेन यू आर फिनिश्ड। सर डन। याशिका, हो गया आपका भी? यस सर। ओके, अब देखिए वेट बाय वेट परसेंट से स्टार्ट करता हूँ मैं, एकदम ही बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो वेट बाय वेट परसेंट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है, इससे काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सेंटेंस लिखूंगा ये बार बार आप लोग जब भी सवाल में आए एक बार जरूर दिमाग में सोचिए या लिखिए। देखिए ये जो न्यूमरेटर में होता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और वेट है तो ग्राम में लेंगे, यहाँ पे पहले ही लिख देता हूं मैं, वेट है तो ग्राम में लेते हैं, और वॉल्यूम है तो आपका एमएल में लेते हैं, ये रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे 5% वेट बाई वेट का मतलब हो गया 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर की बात हो रही है 5%, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्योंकि परसेंट है यानी 100 की बात हो रहा है,
तो 100 ग्राम, क्योंकि नीचे क्या है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये छोटा सा एक जो है काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। इंफॉर्मेशन ये देता है कि सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। तो क्या आप लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? बताइए जरा, मास ऑफ सॉल्वेंट बता सकता है कोई? क्वेश्चन सर 95। 95, क्योंकि अपने को पता है कि सॉल्यूट, आपने क्या बोला था अर्पित, प्लस सॉल्वेंट मैं क्वेश्चन इज पूछ इक्वल, रहा था। अच्छा मैंने पूछा था मास ऑफ सॉल्वेंट बताना है। तो अपने को सॉल्वेंट अगर निकालना है, वॉल्यूम निकालना हो या फिर मास निकालना हो कुछ भी, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे। सॉल्यूशन क्या है आपका, 100 ग्राम है, माइनस सॉल्यूट क्या है आपका 5 है, तो 95 ग्राम आएगा कि नहीं, क्योंकि मास की बात किया हूं ना मैं अर्पित। यस तो बेसिकली काफी कुछ पता चल जाता है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा, वेट बाई वेट परसेंट, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solution into 100, weight of solute upon weight of solution into 100। ओके, और काफी आसान है, ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इनटू 100। प्लीज राइट इट एंड देन मैं एक सवाल देता हूँ आप लोगों को जो कि बहुत ही आसान। ये डायरेक्ट सवाल इस पे नहीं पूछेगा इतना आसान, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपका मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, इन सब में काफी यूज होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हो गया? याशिका एंड अर्पित, प्लीज लेट मी नो। यस यस ओके, सर। तो जैसे हो जाए ना आप लोग बता दिया करिए प्लीज, मैं आप लोगों का ही वेट करता हूँ। चलिए एक सवाल है आप लोगों के लिए, 10 ग्राम ऑफ ए dissolved in 100 ग्राम ऑफ बी, कैलकुलेट वेट बाई वेट परसेंट। सर ए बी क्या है? ए और बी कुछ भी है, मतलब ए को बी में मिलाया, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। बात समझ रहे हैं आप? और फिर ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है आपका शुगर हो और बी आपका वाटर हो, या फिर कुछ भी। समझ रहे हैं? याशिका, आपको ए और बी में कोई दिक्कत? नो सर।
हो गया। अर्पित प्लीज स्पीक अप। याशिका हो गया। यस सर सर। भेज दिया। 10% बिल्कुल गलत जवाब। याशिका वेरी गुड। अर्पित सी, ए को बी में डिसॉल्व करिएगा तब जाके सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर आप यहाँ पे लेते हैं वेट बाय वेट परसेंट, तो यहाँ क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा कि नहीं। अर्पित स्पीकर प्लीज। यस सर। अब ये वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, जो कम है 10 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब ए को बी में मिक्स करेंगे, यानी 100 प्लस 10 दैट इज 110 इनटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 100/11, राइट। दैट विल बी इक्वल टू 9.1%, राइट। यस सर। चलिए अब हम लोग यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम ये हो गया अर्पित आपका, अब यस तो सर हो हो जाएगा। गया। यस सर। यस। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का। इसी स्क्रीन पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अगर जैसे सपोज आपको दे दिया 5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि ये सॉल्यूट के लिए होता है, तो नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 ग्राम, चूंकि ये ऊपर वाला ग्राम ही वेट ही है, तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन परसेंट है, दैट मीन्स 100, और चूंकि नीचे वॉल्यूम है ml ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ml ऑफ सॉल्यूशन। इन द सेम वे अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, और इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। इन द सेम वे अगर आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की बात होती और यहाँ होता 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 10 ml, चूंकि ऊपर क्या है ml है, 10 ml, और न्यूमरेटर में सॉल्यूट की बात होती है, 10 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूले की बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में आ जाएगा 100। ये बात समझ में आया। यस सर। तो कभी भी ये छोटा सा, जब भी डेफिनेशन, छोटा सा टर्म दिखे आप लोगों को कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और 5% वेट बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वेट, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसको एक पूरा सेंटेंस लिखिएगा, उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे इसी पे देखेंगे हम लोग, तो हमें पता चल रहा है सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें देखना होता है कि क्या निकालना है और क्या दे रखा है। डन। हो जाए तो बताइएगा आपको।
Yashika and Arpit, are you done with this? Yashika? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आप लोगों को मोल फ्रैक्शन आता है? Yes, sir. अर्पित, या पूरा बताना पड़ेगा? आता है। चलिए, अगर आता है तो मैं डायरेक्ट एक सवाल देता हूँ, फिर अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? तो सवाल ये है आप लोगों का कि 10% NaOH weight by weight in aqueous solution, calculate mole fraction of NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है आप लोगों को। हो जाएगा ये या नहीं होगा, ये भी बता दीजिए। सर इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट, ये क्या लिखा है, ये पढ़ सकती हैं आप? सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन H2O। ओके याशिका? यस सर। ओके, अर्पित आपसे हो जाएगा? यस सर। मैं बताऊं अब? याशिका, आई विल चेक इट। सी, 10% weight by weight it is given। 10% weight by weight, let me check, that means 10 gram of NaOH in 100 gram of solution, ठीक है? और ये किस में है, वाटर में है, तो बेसिकली H2O का जो मास है वो तो 90 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट 10 ग्राम है और सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट जो वाटर होगा 90 ग्राम होगा कि नहीं, याशिका एंड अर्पित? यस सर। यस सर। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की जब बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और दूसरा क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स तो दे नहीं रखा है, मास दे रखा है, यानी गिवन मास दैट इज 10 ग्राम, और मोलर मास NaOH का 40 आएगा। इन द सेम वे यहाँ पे 10/40, और यहाँ पे गिवन मास वाटर का कितना है, 90, अपॉन मोलर मास वाटर का कितना है, 18 होता है कि नहीं? तो ये 10/14 क्या, 40 क्या हो जाएगा, 1/4, ये 1/4 प्लस 18 5 जा, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? यस सर। तो इसको सॉल्व करके ही आया है क्या याशिका, 1/21? यस सर। और 1/21 अगर 1 को डिवाइड करते हैं 21 से, तो 0.04 इसी को करके लाए हैं क्या आप अर्पित? यस सर। 0.04 ऐसे ही सॉल्व करके लाए हैं ना? यस सर। यस इसी से है। ओके। अब अगर नेक्स्ट सवाल पूछ देता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या करेंगे? सवाल ये है बी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए जरा।
वेरी गुड अर्पित। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सम ऑफ इंडिविजुअल ऑल द सम ऑफ wait a minute, sum of all the individual mole fraction, sum of all the individual mole fraction इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है आपका? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 रखते हैं, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जो भी है आपके पास 0.04 है, इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0.96 आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में रखा आपने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 1 माइनस 1/21 करेंगे, तो इसको करिएगा तो 20/21 आ जाएगा। याशिका वेरी गुड। अर्पित ये समझ में आया? यस सर, आ गया। चलिए स्लाइड चेंज करो। ये Yes. हो गया हो तो बताइए। चलिए, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन आप लोगों को आता है। ठीक है, अब हम लोग मोलारिटी की तरफ चलते हैं। तो मोलारिटी टॉपिक डाल लेते हैं। मोलारिटी को M से डिनोट करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं मैं। तो ये क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट per unit volume of solution, per unit volume of solution in liter, in liter। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको अगर मैथमेटिकल वे में लिखे, मैथमेटिकल टर्म में लिखे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो यहाँ पे यूनिट की भी बात आ जाती है। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी जो होता है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में बेसिकली मोल्स है और नीचे लीटर है, तो मोल्स पर लीटर, जिसको हम लोग M से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। हो गया आप लोगों का? महराज तो जस्ट ओके, महराज ये समझ में आया? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। यस कुछ मोलारिटी डाउट्स? से समझ में आ ओके जाएगा। मोलारिटी में पिछले साल भी करा था। ओके, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, मोलारिटी और फिर मोलालिटी पे, नॉर्मेलिटी पे दिन हम लोग हेनरीज लॉ वगैरह शुरू कर देंगे। हम्म।
Done. Yashika and Arpit, are you done with this? So, Yes, sir. Okay. Mehraj, can I change the slide? Okay, I'm changing the slide. Please let me know if anyone left with no note. Okay. Now the question is, very simple question I'm going to give you. 0.71 gram of Na2SO4 presenting 250 centimeter cube of solution. Calculate molarity. Calculate molarity. The first question. Now the second question. %% weight by volume. NaOH. Calculate molarity. Second. ये हो जाएगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन दिया है. याशिका एंड अर्पित. yes, sir. ओके. मेहराज. Please do it. Yes, sir. Very good, very good. Everyone done with this? चलिए यहाँ देखिए. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. See. Wait a minute, sorry. See. 0.71 gram of Na2SO4 present in 250 centimeter cube of solution. Calculate molarity. So basically, molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter.
Number of moles of solute, that is equal to only mass is given, but we can calculate it. Given mass upon molar mass upon volume of solution in liter. Given mass is 0.71 upon molar mass, that is Na2SO4 molar mass 142 upon volume of solution in liter. The volume should be in liter, so it will be 250 divided by 1000. Now we just need to calculate it, solve it. So can I write it 71 upon 142 into 100? After removing this decimal, 100 will be in denominator, and this denominator will be like this, 1000 upon 250. Again, now we just need to solve it. 10, 10, 10, 10 cancel, and it will be cancelled by 2 times. So the answer will be 1 by 50 m, or 1 by 50 moles per liter. Is this correct answer, Arpit? Yes. Oh. 2.5 m. Wait, let me check my calculation. नहीं सर, मैंने सेकंड पार्ट का भेजा था. अच्छा, आपने सेकंड पार्ट का भेजा था. याशिका, Yashika, check your method steps. Answer will be basically 0.02. Yashika, am I audible to you? Yes, sir. Why it was wrong? 12.5. Sir, my calculation, I've done the same things, but I think I've made a calculation mistake. Oh, maybe here. Should I explain it again? Mehraj, Yashika, Arpit. Please let me know if you need another explanation of the same question. ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन. मेहराज, प्लीज स्पीक अप. अर्पित, सर हो गया. याशिका, Yes, sir. okay. Now see, 10% weight by volume, only this part is given. 10% weight by volume, and calculate molarity. What we can conclude from here, from this statement? See, basically this is 10 gram of solute. That means NaOH, here solute is NaOH, presenting 100 ml of solution. 100 ml of solution. Now see, we need to calculate molarity, and molarity is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute upon volume of solution in liter. Now number of moles of solute directly not given, but mass is given, so I'm going to apply the formula of number of moles. Given mass upon molar mass upon volume of solution in liter. Now see, given mass is 10 gram and molar mass of NaOH, that is 40, and volume of solution, that is 100 ml. In liter, we are going to divide it by 1000. So it will be like 10 upon 40 into 1000 upon 10. And we can easily calculate it like this, and it will be 100 upon 4, which means 25 m. That means 25 moles per liter. Wait a minute, calculation mistake. Oh, wait a minute. I just did a calculation mistake. So here it is 1000 and
1000 will be in numerator and 100 it will be here. 10 10 10 10 and then 10 10. So it is 10 by 4. That means 2.5 molarity. 2.5 moles per liter. Yes, Vika, your answer is very right. Arpit. Yashika and Arpit, are you done with this? Sir, can you explain the first one again? I can't understand what I did wrong. Okay. The first one, right? Yes, sir. The first one, you have done mistake in calculation. See, what I have asked, calculate molarity. See what is given. Mass of Na2SO4, that is given as, I'm going to write it below. Mass of Na2SO4 is given, that is 0.71 gram, right? Yes, sir. Volume is given as 250 centimeter cube, and we need to calculate molarity. So for molarity, we need to have a formula: number of moles of solute upon volume of solution in liter. Now see, number of moles of solute directly not given, so it will be given mass upon molar mass upon volume of solution in liter. What is the given mass? 0.71. Now, what is the molar mass of Na2SO4? 142. What is the molar mass of Na2SO4? 142. 142. And what is the volume? 250 upon what is it should be in liters, so we are going to divide it by 1000. Now I'm going to solve it like 0.71 upon 142 into 1000 upon 250. Okay, now going to remove this decimal. 0.71 upon 142 into 100 into 1000 upon 250. Now going to cancel this, and it will be the decimal was removed earlier, so it will be 71 to 142. So what we have left in numerator has nothing but 1 upon, in denominator 2 into 25, that is 50. Is this clear now? Yashika? Yes. Okay. Arpit and Mehraj, do you have any doubt regarding this? Okay, what about you, Mehraj? No, sir. Okay, thank you. Going to give you another type of question. Can I change the slide, Yashika? Yes, sir. No. Not 4.9% weight by volume H2SO4. Calculate molarity of
The first one, A part, H2SO4. We need to calculate the molarity of H2SO4. B is H plus ions, molarity of H plus as well as SO4 minus. We need to calculate A, B, C. That means molarity of H2SO4 as well as H plus, and molarity of H plus and molarity of SO4 minus. Please do it. ए पार्ट हो गया आप लोगों का? Yeah, Shika, the first part is very easy. Sir, 1 minute. Arpit, Mehraj. Okay, let me check. 4.9% weight by volume. That means 4.9 gram of H2SO4 in 100 ml of solution. This sentence gives us information about the mass of solute as well as volume of solution. Now see, molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters. Number of moles, that is given mass upon molar mass. Given mass is 4.9 and molar mass of H2SO4 is 98. Upon volume of solution, that is 100, and it should be in liters, so I'm going to divide it by 1000. So it will be 4.9 upon 98 into 1000 upon 100. Now going to cancel it, simplify it, 0, 0, 0. And if you are going to remove this decimal, 10 will be in denominator and it will be cancelled by 2 times. So what, and 10, 10 cancel. So you can see 1 by 2 m or 0.5 moles per liter. This is the molarity of H2SO4. Molarity of H2SO4. Whenever we need to calculate the molarity of ions, we should have known what is the molarity of its complete component, like H2SO4. Okay? ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? Yes, ये sir. तो सिंपल था ना, H2SO4 वाला. अर्पित एंड मेहराज, प्लीज स्पीक अप. Yes. स्लाइड चेंज करूं ताकि मैं बी और सी पार्ट भी बताऊं. Yes, sir. अर्पित, मेहराज, स्लाइड चेंज कर दूं? Yes. Yes, sir. ओके, अब देखिए H प्लस और SO4 माइनस 2 के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे. H2SO4 को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होगा. किसमें डिसोसिएट होगा? H प्लस और SO4 माइनस 2 में. और इसको कर दीजिएगा बैलेंस.
यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्लास 11th में आपने स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा आपने। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल और इसका 1 मोल दे रहा है या नहीं? इसका 1 मोल, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल देगा, तो इसका कितना मोल देगा 1 मोल देगा कि नहीं? यस तो वैसे ही अगर इसका 1 मोलारिटी होगा तो इसका 2 मोलारिटी देगा और इसका 1 मोलारिटी देगा। इन द सेम वे देखिए 1 मोल से इसका 2 मोल मिलेगा और इसका 1 मोल मिलेगा, तो इसका मोलारिटी और मोल को सेम कर दीजिएगा। 1 मोलारिटी से इसका 2 मोलारिटी, इसका 1 मोलारिटी मिलेगा, और अपने को मिला कितना है, इसका 0.5 मोलारिटी, तो इसका डबल ये होना चाहिए, तो ये 1 मोलारिटी हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 1 से 2 मिल रहा है तो हाफ से 1 मिलेगा कि नहीं, और 1 से 1 मिल रहा है तो 0.5 से 0.5 मोलारिटी मिलेगा कि नहीं। तो मोलारिटी ऑफ H+ जो होगा आपका 1 मोलारिटी होगा, और मोलारिटी ऑफ SO4- जो होगा 0.5 मोलारिटी होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अर्पित, यस सर। महराज, हो गया ये आप लोगों का? यस सर, क्लियर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट कमिंग संडे के लिए आप लोग सॉलिड स्टेट को अच्छे से करिए, ठीक है। वहाँ पे पेपर होगा एक संडे में, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।